एंड टर्निंग इफेक्ट। फोर्स के बारे में आपको कल थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक फोर्स की इक्वेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन देता है। वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ये वाला फार्मूला आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है, ठीक है। अब जर्नल फोर्स क्या होती है? फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फोर्स इज अ पुश है और पुल, किसी भी चीज को खींचना या धकेलना फोर्स कहलाती है। फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, फोर्स स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट, फोर्स गिव्स शेप द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को जो शेप दे सकती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। ये सारे वो चीजें हैं जो आप क्लियर कर चुके हैं। फोर्स के मुतालिक आपको ये सारी चीजें पता है, अंदाजा हो चुका है। फोर्स पुश एंड पुल है। फोर्स किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकती है, डिफॉर्म भी कर सकती है, किसी चीज की शक्ल बिगाड़ भी सकती है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन, अब किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितनी फोर्स है कितनी नहीं है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्रीज पे हो उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब जैसे आप अगर खड़े हैं तो आप जमीन के साथ परपेंडिकुलर ही खड़े हैं, आप 90 डिग्रीज पे खड़े हैं जमीन के। अगर हम डी को देखें तो डी कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर 90 डिग्रीज होता है, इधर 0 होता है, इधर 180 होता है, ऐसे ही होता है। डी सबने देखा होगा, प्रोटेक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्रीज के ऊपर, अब 90 डिग्री को नॉर्मल एंगल भी कहते हैं। ये थोड़ी सी बात जरा अपने जहन में बिठा लें, इसे नॉर्मल एंगल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर एंगल भी कहते हैं, और भी इसके 2-3 नाम है, वो जैसे जैसे हम आएंगे पढ़ते जाएंगे। अब ये 90 डिग्रीज क्या हो, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसको नॉर्मल एंगल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर मौजूद है। आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपकी छत आपकी दीवार से 90 डिग्री पे बिल्कुल है, ठीक है। छत और दीवार आपस में 90 डिग्री, आप इस वक्त जहां बैठे हुए हैं उस फ्लोर के साथ आप 90 डिग्री के ऊपर है, परपेंडिकुलर है उसके। आप अगर चेयर पे बैठते हैं तो चेयर के पाँव और चेयर का जो वो है फ्लोर है वो आपस में 90 डिग्री में है। इसी तरीके से आप अगर जमीन पे खड़े हैं तो आप जमीन से 90 डिग्री के ऊपर हैं। तो हमारी सराउंडिंग में हर चीज में 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाई इसको हम नॉर्मल एंगल भी कहते हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर, द परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पेवट पॉइंट, पेवट पॉइंट मतलब फिक्स्ड पॉइंट, और फेल्क्रम, ठीक है। अब बेसिकली क्या इधर बात कर रहा है? मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। तो बेसिकली टॉर्क किस पे डिपेंड कर रही है? टॉर्क डिपेंड कर रही है, अगर ये एक हमारे पास रॉड है जो एक साइड से फिक्स्ड है, तो एक तो फोर्स, एक तो इसका टर्निंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर और कितनी फोर्स लग रही है। दूसरा, यहां से फिक्स पॉइंट से इस फोर्स तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये फोर्स के। देखिए फोर्स की ये डायरेक्शन है और मोमेंट आर्म की ये डायरेक्शन है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज पे है। जी तो ये जो मूवमेंट आर्म आर है, क्या ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर है? यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है टॉर्क। अब टॉर्क का फार्मूला क्या आ जाता है? टॉर्क का फार्मूला होता है टावा, इसको टावा कहते हैं। आप ये सिर्फ ये सिंबल जहन में रखें, इस तरह करके ये सिंबल बनी होती है, इसे हम टावा कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इधर आर भी यूज होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आर भी यूज होता है। हम डी इधर है तो हम डी पे ही चलते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? फोर्स के परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस जो फिक्स्ड पॉइंट और फोर्स ऑफ एक्शन के दरमियान होता है, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो टार्क बेसिकली क्या होगी? फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। इधर से टार्क की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। अब एसआई यूनिट टॉर्क का क्या होता है? इधर से आप एसआई यूनिट जरा मुझे निकाल के बताएं। टॉर्क का एसआई यूनिट आपके पास फार्मूला आ गया? मुझे जरा जल्दी से बता दें टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होगा। ये फार्मूला आ गया आपके पास।
जी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। बिल्कुल न्यूटन आ गया। न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या आ गया? न्यूटन मीटर हो गया। क्लियर रहना है इस मामले में। मैंने आपको पहले ऐसा यूनिट पढ़ाते हुए यही बात की थी कि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इधर यूनिट नहीं लिखा था कि ये यूनिट आपसे ही मैंने निकलवाना है। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन मीटर। ग्रेटर द डिस्टेंस और फोर्स ग्रेटर टॉर्क। बात क्लियर हुई है ये वाली? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा या जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अब टॉर्क जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट क्या होता है? हम घड़ी को देखते हैं, घड़ी की डायरेक्शन में अगर सुई होगी घड़ी की तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। राइट जो सर। घड़ी की समत में मूव करेगी, घड़ी की डायरेक्शन में मूव करेगी, उस टर्म को हम कहेंगे क्लॉकवाइज। उसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और जो घड़ी के अपोजिट वाली डायरेक्शन में मूव करेगी, इस तरह से मूव करेगी, उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। उलट होता है, मतलब अगर क्लॉक की डायरेक्शन में जा रही होगी तो टॉर्क नेगेटिव होगा, अगर क्लॉक के अपोजिट जा रही होगी तो टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? अच्छा, अब देखें न्यूमेरिकल देख लें इससे रिलेटेड। A boy applies a force of 10 न्यूटन at the end of a spanner. स्पैनर मतलब वही पाना जिसे हम कह रहे हैं। At the end of the spanner which is 0.2 meters long. उसकी लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर। What is the torque produce? तो हमें याद आ जाएगा वही टॉर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, फोर्स इनटू डी या आर। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना होगा? हाँ जी, 2 न्यूटन मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी 2 न्यूटन मीटर। सेकंड देख लें अब क्वेश्चन। इफ इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पोजीशन डायरेक्शन व्हाट विल बी द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। अब ये सिचुएशन समझें थोड़ा सा इस सवाल की। ये किसका माइक खुला है? थोड़ा सा शोर आ रहा है, काइंडली म्यूट कर लें। अगर बात करनी हो तो आप फिर ऑन रखें। इफ इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट, यानी फिक्स्ड पॉइंट, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वो बोल रहा है कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट ले लें आप। अब बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे, एक फोर्स F1 लगे हम कंसीडर कर लेते हैं और एक फोर्स हम F2 कंसीडर कर लेते हैं, और ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, मतलब अगर 10 न्यूटन की ये है तो 10 न्यूटन की ये है। वो कह रहा है कि अगर ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर करें, या ये फिक्स पॉइंट इसका कंसीडर करते हैं, एक टॉर्क हमने, एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा लेते हैं, विथ व्हाट विल बी द नेट टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इस डायरेक्शन में लगा लेते हैं और एक इस डायरेक्शन में लगा लेते हैं। ये फोर्स F1 हो जाती है, ये फोर्स F2 कंसीडर कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर ये दो फोर्सेस, इसका मूवमेंट आर्म यहाँ से यहाँ तक है, इसका मूवमेंट आर्म यहाँ से यहाँ तक है। अब मुझे ये बताएं कि तो ये क्या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी? कितना करेंगी? डबल हो जाएगा, हाफ होगा, इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा? जी सर हाफ होगा। सर जीरो होगा। जीरो हो जाएगा ना। लेकिन 10 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, 10 न्यूटन की अपवर्ड लग रही है। तो जब दोनों फोर्सेस आपस में बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो इट मींस दोनों में टॉर्क भी सेम होगा। तो इट मींस कि ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रोटेट मूव, टर्निंग इफेक्ट इसमें आएगा ही नहीं। तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाएं आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब ये सिंपल सिंपल से छोटे छोटे टर्म है, ये ध्यान में रखना। टॉर्क आपको ध्यान में रहनी चाहिए, उसका फार्मूला, उसका ऐसा यूनिट ध्यान में रहना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? ये वाली कंडीशन, आपने ये वाला झूला देखा है आपने, सीसा वाला? जी सर। ठीक है, ये बच्चों के लिए ये सीसा का एक झूला होता है। अब इस सीसा के झूले में आप जरा टॉर्क को जरा आइडेंटिफाई करें। भाई ये वाला जो हो गया ये फिक्स पॉइंट है क्या? सेंटर जो है ये फिक्स पॉइंट है। सही। एक फोर्स ये बच्चा लगा रहा है अपने वेट की, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है।
एक फोर्स इधर से बच्ची की लग रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ही है, और दोनों एक डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई है? ये टॉर्क समझ में आ रही है? दोनों जगह पे टॉर्क एक्ट कर रही होगी। अगर ये फोर्स F1 लगा रहा है और इधर से इधर का डिस्टेंस R1 है, और ये बच्ची F2 फोर्स लगा रही है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आर्म जो है वो R2 है, तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मूवमेंट आर्म कर रहे हैं, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? जी अच्छा, अब आ जाए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? वो कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पिवट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पिवट पॉइंट। अब ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इन दोनों को अगर बैलेंस करना हो मुझे तो क्या करूंगा मैं कोशिश करूंगा, अगर मिसाल के तौर पर बच्चे का वेट है ज्यादा, अगर मैं बच्चे को यहां से उठा के इस जगह पे बिठा दूं तो क्या ये कम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि इसका मोमेंट आर्म कम हो गया। आ रही है थोड़ी बहुत बात समझ में? जी तो जब मूवमेंट आर्म कम हो गया तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज इसकी टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये दोनों टॉर्क्स क्या होती हैं हमेशा, दोनों का सम क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। दैट इज एन मूवमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कि आपके एमसीक्यूज आ सकता है तो ये टॉपिक था, तो इसको मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों का सम टॉर्क्स का क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है पता है किसी को? मास क्या होता है जी? पढ़ते आए हैं ना, मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सारी चीजें पढ़ते आए हैं अभी तक। कभी किसी ने सोचा कि मास है क्या चीज? कैसे डिफाइन करेंगे मास को? वेट ऑफ बॉडी। वेट, वेट डिफरेंट चीज है। वेट और मास में बड़ा फर्क है। हम डेली लाइफ के अंदर ये उसी तरीके से फर्क है जिस तरीके से हम बोलते हैं ना 2 किलो दूध लेके आओ, तो 2 किलो दूध नहीं लेके आ रहे होते आप, 2 लीटर दूध लेके आ रहे होते हैं, लेकिन उसको कह किलो रहे होते हैं। कभी आपको किसी ने तराजू में तोल के दूध दिया है? नहीं। नहीं, वो हमेशा उनका एक स्पेसिफिक पैमाना होता है, उसी से वो नाप के देते हैं। इट मीन्स कि वो आपको तोल के हिसाब से नहीं दे रहा, वो आपको लीटर्स के हिसाब से दे रहा है। आप जनरली बोल रहे हैं कि हमें किलो दूध चाहिए या 2 किलो दूध चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि मास और वेट दोनों में फिर कोई ना कोई, दोनों अदर अलग क्वांटिटीज हैं, वेट इज डिफरेंट थिंग, मास इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, आप चलें, आप इसको वेट और मास को आगे चल के टॉपिक आएगा उसको समझ लें। एक मुझे इधर थोड़ा सा जवाब दे दें, जब तक मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ उधर से, फिर हम ये मास सेंटर ऑफ मास को क्लियरली शुरू करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपका जमीन के ऊपर वेट है 45 kg, कितना है? 45 kg या 50 kg है? तो आप अगर स्पेस में चले जाते हैं तो आपको कहते हैं कि उधर आप फ्लोट करेंगे। ये बातें तो सुनी हुई है ना कि स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में तो हम बिल्कुल हवा में घूमते रहेंगे, ऐसा होता है? सुना है ना सबने? सर। अच्छा, जी सर। तो अगर मास और वेट सेम होता तो ऐसा क्या हुआ कि उधर जाके अगर मैं तराजू पे आपका वजन करूं स्पेस में, तो क्या आपका वेट कितना आएगा? 0 आएगा। कोई वेट ही नहीं आएगा, आपका वजन ही कोई नहीं होगा। आपको मैं एक उंगली से उठा के धक्का दे सकता हूँ। ऐसा है स्पेस में? स्पेस में यही चीज, यही कहानी है ना। स्पेस में आपको बड़ी वीडियोस में मिल जाएंगी, साइंटिस्ट स्पेस में कैसे वो लाइफ गुजार रहे हैं अपनी, ये वो इस तरह की। अब सिलसिला क्या है? वेट बेसिकली क्या है? वेट वो फोर्स है जिसकी मदद से जमीन आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, डाउनवर्ड। वेट क्या है? एक फोर्स है जो ग्रेविटी की मौजूदगी की वजह से प्रोड्यूस होती है। मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसे हम मास कहते हैं। ये बात जरा जहन में इंस्टॉल कर लें।
ये उसी तरीके से आपको अगर लेमैन में समझाना चाहूँ, लेमैन की लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, तो आपकी बॉडी अगर मैं कंसीडर करूँ कि जर्रात से मिलकर बनी है, पार्टिकल्स से, एटम्स से मिलकर बनी है, तो उन एटम्स की जितनी तादाद होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, आपका मास कहलाएगी। लेकिन अगर उसी तादाद को मैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रख दूंगा तो उसका एक वजन क्रिएट हो जाएगा, वेट क्रिएट होगा। आपका वेट क्यों फील होता है? क्योंकि जमीन आपको खींच रही है नीचे की तरफ। कभी आपने देखा है कि कोई वेट मशीन पे, वेट डिजिटल को छोड़ के जो आम तराजू होता है, वो उल्टा टंगा हुआ हो और उसके ऊपर वेट करें, हमेशा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तभी आपको वेट पता चल रहा होता है। वो जितना उसका नीचे खिंचाव पड़ रहा होता है जमीन की तरफ, ग्रेविटी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मास बेसिकली क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ये अगर एक बॉक्स है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कितने जर्रात हैं, ये इसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। और इसका जमीन के ऊपर वजन कितना है, इसको ग्रेविटी किस फोर्स से खींच रही है, कितनी फोर्स से खींच रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी? वेट कहलाएगी। वेट जो है वो वेरी करता है। चांद पे आपका वेट डिफरेंट होगा क्योंकि उधर ग्रेविटी, हमने कल पढ़ा था, ग्रेविटी उधर कितनी है? 1.6 है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो इट मींस उधर आपका वेट अल्टीमेटली कम होगा। लेकिन अगर आप जीरो ग्रेविटी में चले जाएंगे, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होगी, वहां पे आपका वेट भी कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन आपका मास यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या आपके साइज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप चांद पे चले जाएं, आपकी हाइट इतनी रहेगी, आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर इतनी रहेगी। तो इसका मतलब है मास जो है वो बेसिकली एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो आपके क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की कितनी तादाद है उसको बताती है। क्लियर हुई यहाँ तक बात मास और वेट की? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास से जनरल आइडिया हमें यही मिल रहा है कि भाई किसी भी बॉडी में मास का सेंटर कहाँ पे होगा, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट, अब सेंटर ऑफ मास को हम कंसिडर करेंगे किसी भी एक बॉडी के अंदर, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी। वे हम एक बॉडी की बात करेंगे। बॉडी मींस आपकी बॉडी भी हो सकती है, एक पेन भी हो सकता है, एक बॉक्स भी हो सकता है, एक गाड़ी भी हो सकती है, कोई भी चीज, उसको हम बॉडी कहेंगे। The point where the whole mass of body appears to be concentrated is called mass. अब मास इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन द शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली शेप के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर रेगुलर शेप्स लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। जो रेगुलर शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनका हमेशा सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है तो बॉक्स का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में होगा। अगर हमारे पास एक रॉड है तो रॉड का, सिलेंडर है या रॉड है, उसका भी सेंटर में होगा हमेशा सेंटर ऑफ मास। सिंपल सा टर्म है। अगर ट्राइंगल है हमारे पास तो ट्राइंगल का भी सेंटर में ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास हर बॉडी का उसके सेंटर में होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर में एग्जिस्ट करता है। देखें आ गई बात, यूनिफॉर्म रॉड सेंटर ऑफ मास मिडिल में होता है। इन इरेगुलर शेप इट में लाइज आउटसाइड द बॉडी। अब इरेगुलर शेप्स जो होती हैं, जैसे सपोज मैं एक शेप ये बना देता हूँ, लेमिना की शेप, ये एक इरेगुलर शेप है, कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। अब इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड नहीं है। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स है इन सब का सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है। इसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब पढ़ेंगे तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमें थोड़ा बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिलहाल सेंटर ऑफ मास के लिए आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक्चुअली होता क्या है। इट इज अ पॉइंट इन अ बॉडी where the entire mass of the body is appears to be concentrated is called center of mass. Center of mass जो रेगुलर शेप्स का होता है, ज्योमेट्रिक शेप का होता है, वो सेंटर में होता है, मिडिल में होता है। ठीक हो गई बात? सेंटर ऑफ मास की इतनी ही कहानी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का कैसे होता है? अब जरा मुझे एक बात बताएं कि आपने कभी स्टिक को अपनी उंगली के ऊपर ऐसे करके खड़ा करने की कोशिश की है? बचपन स्कूल्स जी में सर, हम बहुत करते होते दफा। थे, है ना? तो ये बेस हाँ।
हाँ सारे ही करते थे, ये उसके ऊपर बैलेंस करने की कोशिश की है। या इस पेन को, अब अगर आपको मैं नजर आ रहा हूँ तो मैं इसको अगर ऐसे पॉइंट के ऊपर कर दूं, ये इस वक्त जैसे स्टेबल खड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ, आपको नजर आ रहा है पेन? जी जी सर। सर। जी सर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो जिस पॉइंट के ऊपर मैंने अपनी उंगली रखी हुई है, ये एक्चुअली इस पेन का वो पॉइंट है जहां पे इसका पूरा वजन है। मतलब इस एक पॉइंट पे वजन है, जी सर। एक्शन का रिएक्शन मैंने बराबर कर दिया, तो अब ये स्टेबल हो गया। अब इस हाथ को जरा सा मैं शिफ्ट यहाँ पे कर दूंगा तो ये गिर जाता है। गिर जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसका सारा वजन एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर इसका सारा वजन एक्ट कर रहा हूँ। एक्ट कर रहा है। तो किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे उसका सारा वेट कंसंट्रेटेड हो, सारा वेट वेट। एक्ट कर रहा हो, वजन, मास और वेट का जब मैंने आपको बताया था तो मकसद मेरा सिंपल सा यही था कि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर किसी भी बॉडी का सारा वजन, सारा वेट एक्ट कर रहा हो, उसे हम सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। The point where the entire weight of a body acts vertically downward, इस पॉइंट को छोड़ दे, वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है क्योंकि एक्शन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। वो पॉइंट जहां पे किसी भी बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ फॉर ग्रेविटी। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स सेम एज सेंटर ऑफ मास। अब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का, अब ये देखें, ये इसको, इसी पेन को आप रॉड कंसीडर करें, ठीक है। इसको अगर आप रॉड कंसीडर करें तो इसके मैंने सेंटर के ऊपर जब हाथ रखा था तभी जाके ये बैलेंस हुआ था। क्लियर हुई बात? तो सही। इसका मतलब है रेगुलर शेप्स का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे होता है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी करता क्या है? बेसिकली स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि देखें, अगर मैंने इसको स्टेबल करना था तो मैंने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर क्या रख दिया? हाथ रख दिया। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर हो गई और ये स्टेबल हो गया। ठीक हुई बात? यहां तक बात समझ में आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की? सही। ठीक है, अब जी मुझे सर। ये जी सर। बताएं, अब मुझे ये बताएं कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चले आप मुझे ये बताएं, आप कभी स्लिप हुए हैं? चलते चलते एकदम से हाँ आप काफी जी। स्लिप बार। हुआ और नीचे जाके गिरे हो, ऐसा क्यों होता है कि आप गिर जाते हैं? अब इसको भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मदद से देखते हैं। से सपोज ये एक शख्स है, ये जैसे ही आगे चलता है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस पॉइंट के ऊपर है इस वक्त, तो जैसे ही ये लीन करेगा तो इसका सारा वजन आउटसाइड आ जाएगा। जब ये आगे स्लिप, भाग। आप जो स्लिप होते हैं तो आप अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस तब होते जी हैं सर। जब आपकी जो सारा वेट जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट के नीचे से सपोर्ट हटा दी जाती है, तो आप एकदम गिर जाएंगे। जी सर। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे आपका बॉडी से बाहर हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। जी। जब तक वो बॉडी के अंदर है, जब तक वो आप खड़े हैं सीधे, आपकी बॉडी के अंदर है वो, ठीक है, तो वो उसके नीचे सही। जमीन की सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी से बाहर आया, तो वो अब उसके नीचे, अब ये गिर अगर गए। थोड़ा सा लीन हुआ, ये थोड़ा सा झुका, तो इसके पास जमीन, तो इसके पास ये है, जमीन के पास सपोर्ट तो ये थी इसकी, ये वाला पॉइंट इसकी सपोर्ट थी। लेकिन अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका एक्ट कहाँ पे कर रहा है? उधर से हम स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रा करेंगे तो ये आउट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा है। तो आउट ऑफ द बॉडी जैसे ही एक्ट सही। करेगा तो आप उस वक्त गिर जाएंगे। तो बेसिकली देखता हूँ। ये अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को। इन नॉन बैलेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। ये मैं आपको पहले बात बता सकता हूँ, ये सिर्फ यूनिफॉर्म बॉडीज के अंदर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट एक ही होता है, प्लेस एक ही होती है। नॉन यूनिफॉर्म की एक नहीं होती है, वो डिपेंड कर रही होती है उसकी शेप के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं कपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कपल। कपल जर्नल टर्म में सबने सुना है ना, जोड़ा, जी सर। पहनने वाला नहीं, दूसरे वाले। दूसरे वाला, हाँ। ठीक है, कपल, अब कपल क्या होता है? ये इधर वही कपल है, हाँ, इधर कपल क्या है? इधर फोर्सेस का कपल है। अब कपल होता क्या है? टू अनलाइक
अनलाइक से मुराद के जो एक डायरेक्शन में एक्ट ना कर रही हो। पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम Same. मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। अच्छा, कार का स्टीयरिंग सबको याद है? जी सर। देखा हुआ है। अब कार के स्टीयरिंग पे आपने दोनों साइड पे हाथ रख लिया। अब आप जरा सही। देखें कि ये सीसा वाली कंडीशन बन गई। सेंटर फिक्स्ड है, जी स्टीयरिंग का सेंटर फिक्स्ड है, एक साइड पे आपने एक फोर्स लगाई है हाथ की, दूसरे साइड पे दूसरा हाथ रखा हुआ है। अब आपको जब टर्न देना होता है तो आप क्या करते हैं कि अगर एक हाथ को ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं तो दूसरे हाथ को नीचे की तरफ घुमाएंगे। सही। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं इसी कंडीशन को लेके ये कहूं कि आपके पास ये दो पैरेलल अनलाइक फोर्सेस थी, एक अपवर्ड मूव कर रही थी और एक डाउनवर्ड मूव कर रही थी, इन दोनों ने मिलके क्या प्रोड्यूस किया? एक टॉर्क प्रोड्यूस किया, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। ऐसे ही है। जी तो सही। ऐसी फोर्सेस जो किसी एक बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो ये एक कपल क्रिएट करती हैं। फिर इन फोर्सेस को हम क्या कह देते हैं? कपल कहते हैं। ओके। To form a couple, two forces must be equal in magnitude, parallel but opposite in direction, separated by a distance। ये तीन कंडीशंस जब तक Distance. अप्लाई होंगी तब तक, जब अप्लाई होंगी तब आप ही कपल की मदद से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज्ड इन टर्निंग स्टीयरिंग व्हील्स, बॉटल कैप्स, ईटीसी। अब बॉटल कैप, बॉटल अभी आप खोलते हैं, आप देखें, आप एक हाथ से अंगूठा रखते हैं, दूसरी साइड पे उंगली रखते हैं और दोनों साइड पे अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तब जाके आपका बॉटल का कैप खुलता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पेयर। अब कपल बेसिकली क्या होता है? इक्वल एंड मैग्नीट्यूड का मतलब? इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब अगर एक फोर्स 5 न्यूटन की है तो दूसरी भी 5 न्यूटन की होनी चाहिए, अदरवाइज ये अनबैलेंस हो जाएगा। अब देखें, ये एक रॉड लेता हूँ, आप थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझ लें। ये एक रॉड ली मैंने, उसको अगर मैंने एक फोर्स सिर्फ इस तरफ से लगाई एफ, तो क्या ये टर्न करेगा? नहीं। क्यों नहीं नो करेगा? सर। क्योंकि इधर से फिक्स्ड नहीं है, इस पॉइंट से फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड होगा तब टर्न करेगा। ये उसी तरीके से जिस तरह से ये पेन है, अगर इसको मैं इस साइड से फोर्स लगाऊं तो हल्का सा टर्निंग इफेक्ट तो इसमें प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये लीनियर डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा पूरा। अगर मैं इसके यहां से भी इतनी ही फोर्स लगाऊं जितनी इधर लगाई, F1 फिर से सपोज 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब इक्वल हो गया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा सीधा। फिक्स्ड नहीं है ये, यहाँ पे यहाँ से फिक्स्ड नहीं है, स्ट्रेट जाएगा ना जी? नहीं आ रही बात समझ में? इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। यार आप ये देखें कि आपने ये स्केल था, शायद आपको स्केल्स ले लें आप। अब स्केल पे दोनों उंगलियों से आप, एक उंगली आपने इस पॉइंट पे रखी, एक उंगली आपने इस पॉइंट पे रखी, दोनों की तरफ से आगे की तरफ धकेलेंगे तो क्या ये स्ट्रेट आगे जाएगा? जी सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली फोर्स इधर से खत्म करके मैं इसकी अपर डायरेक्शन में लगा दूं, अब क्या होगा? अब मूव नहीं होगी। मूव अब ये करेंगे। नहीं, अब अपोजिट कैसे? एक रॉड है, इसका मतलब है टर्न कर जाएगी ना, ये टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा ना, गोल घूमने लग जाएगी। ये इसको आगे लेके जा रही है, ये इसको फोर्स पीछे की तरफ लेके जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा? एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये आप अपना पेन रख के, अपने सामने पेन रख के दोनों तरफ से ऐसे मूव करके देखें आप, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड से मुराद ये हो गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर एक फोर्स F1 है जो 5 न्यूटन की है तो F2 भी आपके पास 5 न्यूटन की होनी चाहिए। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे आपको मैंने परपेंडिकुलर समझाया कि परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे होता है, पैरेलल दो ऐसी लाइंस जिनका आपस में एंगल 0 डिग्री हो। इसका मतलब है ये अगर दो लाइंस में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका 90 डिग्रीज एंगल है। ठीक है, अब ये लाइन अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये आपस में क्या है? पैरेलल है। जी। ठीक है, आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी की लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। लेकिन मैथ की कॉपी में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है। जी।
अब ये फोर्सेस सही। उठा के देख लें, एक ये फोर्स थी F1 और एक ये फोर्स थी F2। क्या ये दोनों फोर्स को मैं लगा दूं, अगर इनके एरोज में निकाल के इधर लिख दूं, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं? जी। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस ये होती हैं, दो इक्वल एंड पैरेलल अनलाइक। पैरेलल अनलाइक मतलब अपोजिट, अगर एक नीचे जा रही है तो दूसरी ऊपर जानी चाहिए, सेम ना हो। लाइक फोर्सेस क्या होती हैं? जो सेम हो, एक ही डायरेक्शन में जाए। अनलाइक मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, ये आपके पास होता है कपल। अ कपल कॉजेज वाइब्रेशन, रोटेशन, बैलेंस या मोशन। जी, कपल। बैलेंस। हाँ, अभी मैंने बताया कपल जब भी लगेगा तो रोटेशन प्रोड्यूस होगी ना। रोटेशन होगी सर, रोटेशन स्टेयरिंग को बैलेंस करता है, स्टेयरिंग को घुमाता है, दो घुमाता फोर्सेस घुमाता है। मूवमेंट ऑफ कपल डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्टेंस, मटेरियल, फोर्स एंड मास, फोर्स एंड वेट। फोर्स इन वेट। फोर्स एंड वेट। चलें रूल आउट करें, मटेरियल होगा नहीं होगा? ठीक है, फोर्स एंड मास, फोर्स एंड वेट, या फोर्स एंड डिस्टेंस। अब कपल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मैं कह सकता हूँ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जी सर, जी। करेक्ट। कपल नहीं, टर्निंग इफेक्ट एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस पे। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जिसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फोर्स एंड डिस्टेंस होगा। ठीक है,